नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ा हुआ है। कोई इसे सियासी चाल बता रहा है तो कोई इसे मराठी अस्मिता की लड़ाई बता रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि हिंदी का विरोध कर सब अपनी अपनी राजनीतिक और सियासी रोटियां सेक रही हैं। मराठी भाषा के मुद्दे पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS मन से आक्रामक तेवर दिखा रही है। तो महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर सियासत क्या गरमाई कि अब मुंबई शहर की सड़कों पर भी इसका रंग दिखने लगा है। हिंदी मराठी की जंग में अब बैनर बन गए हथियार और कलानगर की गलियों में ठाकरे गुट की शिवसेना पर तीखे वार हो रहे हैं। हिंदी विवाद पर ठाकरे गुट की शिवसेना को बैनर के जरिए घेरा जा रहा है। तो मुंबई में होने वाले निकाय चुनाव से पहले सभी दल अपनी अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं और उसमें हिंदी को प्रमुखता से आगे किया जा रहा है। मनसे की नजर BMC चुनाव पर भी टिकी हुई है और इसमें नई शिक्षा नीति को भी निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बीच मुंबई में एक और सियासी हलचल मची है। 20 साल बाद ठाकरे परिवार एक साथ आ गया है इसी मुद्दे को लेकर। अब महाराष्ट्र में फिर से मराठी वर्सेस बाहरी की लड़ाई तेज हो गई है। 5 जुलाई को मुंबई में 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे अपनी अदावत भुलाकर एक साथ आ रहे हैं। रैली से पहले महाराष्ट्र का सियासी तापमान अपने परवान पर है और इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा कि आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी हुई कि 20 साल बाद परिवार, दोनों ब्रदर्स, दोनों भाई साथ आ रहे हैं। तो देखिए, हम साथ हैं ठाकरे ब्रदर्स। वो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि साथ आने के मायने जरा समझ लीजिए। आखिर दोनों भाई साथ में आ रहे हैं तो उसके मायने क्या हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव यानी BMC चुनाव में मराठी वोटों पर एकजुट करना, उन्हीं पर नजर है दोनों की। ठाकरे ब्रांड को बचाने की कोशिश दोनों भाइयों की है। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आ जाने से मुंबई में मराठी वोटों का बंटवारा रुक जाएगा और मराठी वोटर्स जो हैं वो बटेंगे नहीं। तो हम साथ है, इसीलिए भी काफी ज्यादा जरूरी है कि इसके मायने जो है वो चुनाव से हैं और जो मराठी वोट बैंक है वो इधर से उधर ना हो जाए, वो बटे नहीं। मुद्दे क्या हैं वो भी जान लीजिए। भाषा, दरअसल मराठी मानुष स्थानीय संस्कृति को बचाए रखने का संदेश देना, ये एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा उद्देश्य है। BMC चुनाव, अखंड शिवसेना। तो देखिए, इसको लेकर कब और कहां साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स, वो भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली डोम ऑडिटोरियम में जनसभा होगी और इस जनसभा को मराठी विजय दिवस का नाम दिया गया है। जनसभा के दरमियान किसी भी पार्टी का न झंडा लगाया जाएगा और ना ही पोस्टर लगाया जाएगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में क्षेत्रवाद, भाषा पर गरमाया विवाद, महाराष्ट्र में हिंदी की तामील, राजनीति में क्या नया विवाद शामिल, उद्धव की मजबूरी, महाराष्ट्र में राज जरूरी। और आज हम करने वाले हैं इसी मुद्दे को लेकर चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन 20 साल बाद आने की वजह भी आपको बताते चलते हैं। 20 साल बाद आने की दोनों भाइयों की क्या वजह रही। क्या BMC चुनाव या मराठी वोटर्स को बांटना ना हो या फिर बांटे नहीं, उसका भी एक बड़ा मकसद दोनों के साथ आने का है। रैली होने वाली है और एक मंच पर दोनों इस रैली में नजर आने वाले हैं। कई सारे संदेश इस बीच देने का प्रयास भी किया जाएगा। मंच एक, लेकिन चेहरे दो नजर आएंगे। वो दो विचारधारा जो 20 साल पहले विचारधारा के चलते अलग हुए थे, 20 साल बाद साथ आने की वजह क्या है वो भी आपको बताते चलते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में दबदबा कम हो रहा है, ये एक बड़ी वजह है, मुख्य वजह है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीन ली। विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट यानी UBT का जनाधार कम हुआ और पार्टी के सामने अस्तित्व का खतरा मंडरा गया है। अब अपने आप को अस्तित्व में रखना भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। मनसे यानी MNS की ताकत भी लगातार घटती जा रही है, उसकी लोकप्रियता भी लगातार कम होती जा रही है। राज ठाकरे का दबदबा लगातार कम हो रहा है, जो कि पार्टी के लिए और पार्टी के अंदर काम कर रहे लोगों के लिए किसी के लिए भी सही नहीं है। विधानसभा चुनाव में मनसे खाता तक नहीं खोल पाई थी। गिरते जनाधार के बीच और घटते जनाधार के बीच दोनों भाई अब एकजुट हो गए हैं। इससे क्या राजनीति में प्रभाव पड़ेगा, क्या बाकी दलों पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोनों भाई भले ही लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर या फिर भाषा विवाद को लेकर साथ आए हों, लेकिन साथ आए हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं, दरअसल थ्री लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसको लेकर दरअसल ये पूरा विवाद है, जहां पर हिंदी, मराठी और अंग्रेजी को शामिल किया गया था। हालांकि 2020 में जब नई शिक्षा पॉलिसी आई थी तब ऐसी अनिवार्यता हिंदी को लेकर नहीं थी, लेकिन सरकार एकाएक आती है, सरकार बीते कुछ दिन पहले ये फैसला लेती है कि हम हिंदी को अनिवार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे गरमाई सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन ये जान लेना कि ये मुद्दा क्या है, आखिरकार क्यों थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर अब पक्ष विपक्ष और ऐसी भी क्या बड़ी मजबूरी आ गई है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो साथ में आ रही है। दो भाई मिलकर जो 20 साल पहले अलग अलग विचारधारा और मतभेद के कारण अलग हुए, लेकिन अब एक मंच होगा, चेहरे दो होंगे, परिवार भी एक होगा, लेकिन विचारधाराएं भी अब दो नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों के चेहरों के साथ साथ या दोनों की रैली के साथ साथ दोनों की विचारधारा भी मिलेगी, वो आने वाला समय ही बताएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके मायने भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से आपका तारुफ उनसे करवा देती हूँ। समीर बाकरे, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल चित्रे, शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पत्रकार है राजेश भारती जी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं राजेश भारती जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। कैसे आप इसको देख रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को? क्या ये केवल वोट बैंक की राजनीति है? क्या ये केवल अपनी जनाधार कम होते हुए नजर आ रही है, इसीलिए दोनों भाई साथ आ रहे हैं? और ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या केवल बहाना है? त्रिभाषा जो फॉर्मूला है ये कोई नया नहीं। हाँ। ये जो है पहले भी इसको लेके बात हमारे देश में हुई, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो शिवसेना से अलग होके राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई मन से, और शुरू के चुनावों में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लगा कि धीरे धीरे राज ठाकरे अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर। शिवसेना में बाल ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ में पूरा कमान तो उनके जीवन काल में ही आ गया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन पूरी पार्टी का ही एक तरह से हाईजैक कर लिया गया। वैसे हुआ एक पूरी तरह जो है संविधान विरुद्ध काम हुआ था, क्योंकि संविधान यह स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी दल के टिकट पे चुनाव जीतने के बाद आप जब तक उस विधानसभा के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं या री इलेक्ट होके नहीं आ जाते तब तक आप मंत्री या कोई पद नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ तो ये तर्क आया सामने कि ओरिजिनल शिवसेना ही एकनाथ शिंदे की हो गई, तो ओरिजिनल पार्टी जो है शिवसेना चली गई एकनाथ शिंदे के साथ, और एक छोटा सा गुट जो है उद्धव ठाकरे के साथ बचा। चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में लगा था कि एकनाथ शिंदे को जनता सिरे से नकार देगी, कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भी अपनी ठीक ठाक नंबर में सीट जीते। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का जनाधार भी कम हुआ और राज ठाकरे तो इस बार विधानसभा में खाता नहीं खोल सके। तो ऐसे में इन दोनों भाइयों को यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि यदि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं या अलग अलग राजनीतिक जमीन अपना रखते हैं तो अंततः दोनों की जमीन निकल जाएगी। तो ये बेसिकली एक तो ये राजनीतिक जमीन को बचाए रखना, या आपने जैसे अभी कहा कि ठाकरे ब्रांड को बचाए रखने का प्रयास है। लेकिन ये जो भाषा का को लेके जो विवाद हो रहा है हिंदी और मराठी में, तो देखिए हिंदी और मराठी का वर्णमाला, व्याकरण, लिपि क्या अलग अलग है? हिंदी का वर्णमाला में भी 52 वर्ड अक्षर है, मराठी में भी है। दोनों की लिपि देवनागरी है, तो दोनों का व्याकरण भी लगभग एक सा है। कुछ अंतर व्याकरण में और वर्णमाला में है, लेकिन वो अंतर जो है वो स्थानीयता के कारण। तो भाषा के स्तर पे हिंदी और मराठी लगभग कहिए कि दो ब्रदर हैं, दोनों संस्कृत परिवार से निकले हैं। भारत में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें तमिल को छोड़ दें तो ज्यादातर भाषाएं संस्कृत से निकली, और वो जो है उनका विकास अपने अपने क्षेत्र में स्थानीयता के कारण हुआ। देखिए भाषाओं का विकास
जो एक ही देश में कई भाषाओं का विकास संस्कृत से अलग अलग हो गया, क्योंकि उसका कारण अगर हमें जाना है, यदि मुझे दोबारा इसमें आप मौका देंगे तो मैं उसका जो हिस्टोरिकल रीजन है कि वो ऐतिहासिक कारण क्या थे जिस कारण से अलग अलग क्षेत्र में लेकिन अलग अलग विवाद भाषाओं का नहीं, विकास भाषा का हुआ। विवाद इतना बड़ा हो गया क्या कि ये सड़कों पर उतर आए हैं लोग, ये मारपीट करना। अभी आपने एक तस्वीर भी देखी होगी जिसमें एक शख्स से पूछा जाता है कि मराठी बोल लेते हो क्या, वो उसने मना किया तो उसको मार दिया जाता है। ये कौन लोग हैं, ये क्यों इतना विवाद पैदा कर रहे हैं एक भाषा को लेकर? हम सब ये जानते हैं कि कोई किसी पर जबरन थोप नहीं सकता है। आप संविधान से चलिए और संविधान की मर्यादा रखिए। आप ऐसे किसी से जबरन अगर मारपीट करेंगे तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, देखिए ये तो जो है सीधे कानून व्यवस्था का मामला है। हाँ। और दूसरे शब्द में मैं कहूं तो ये गुंडागर्दी। हम्म भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भाषा विशेष के आधार पे, हम्म किसी जाति विशेष के आधार पे, भाषा क्षेत्र के आधार पे हम्म कोई भी दो तरह का व्यवहार संविधान के विरुद्ध है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो ये मामला तो सीधा सीधा सरकार के विरुद्ध चैलेंज है या सरकार को ये चैलेंज है। ये चैलेंज ये जानबूझ के ये कदम उठाए गए हैं क्योंकि इसके माध्यम से ही होगा ये कि जब सरकार आगे आएगी रोकने के लिए, तो जो उद्देश्य है इस आंदोलन के पीछे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का, वो उद्देश्य ही पूरा तब होगा जब सरकार कदम उठाएगी। सरकार कानून व्यवस्था खराब होती है, वो भाषा के नाम पे लोग पीटे जाते हैं, हाँ। तो पीटे जाएं, लेकिन सरकार आगे आने से बचेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही सरकार आगे आएगी वो चाहते ही यही। अब सरकार तो वैसे भी इस सरकार फैसले आगे के आए बाद बैकफुट और पर आ सरकार गई है। जैसे आगे समीर आएगी बाकरे जी तो का मैं रुख कर लेती हूँ। समीर बाकरे जी, आखिर क्या वजह रही? पहले फैसला लेकर आते हैं, फिर उस फैसले से आप पलट जाते हैं, फिर उस पर आप बैकफुट हो जाते हैं। समझ में आ गया मतलब आपको कि ये विवादित फैसला है और इससे आपको आने वाले समय में खतरा होगा। बैकफुट पर क्यों आ गए? देखिए, बैकफुट पे कोई आने की बात ही नहीं है। ये जो त्रिभाषी सूत्र है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे यहाँ मराठी अनिवार्य है, हिंदी या कोई दूसरी भारतीय भाषा आप सीख सकते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने पहले भी कहा है कि लोकतंत्र में अगर कोई एक समाज के तबके को अगर कोई संदेह है तो हम लोगों ने एक एक्सपर्ट कमेटी उस पर बनाई। वो कमेटी पूरे विस्तार से वो देखेगी और उसको कैसे लागू करना है, कौन सी कक्षा से लागू करना है कि नहीं करना है, तो ये एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज सुन के अगर उस पर और गहन अध्ययन किया जाए तो उसमें कोई ऐसा हमारी कोई ईगो की लड़ाई नहीं है कि हम लोग ये करना चाहते हैं। दूसरी बात ऐसा है कि मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ये जो ठाकरे परिवार है ये अपने राजनीतिक साख बचाने की कोशिश कर रहा है। मराठी का मुद्दा कोई उनका ये नहीं है, क्योंकि भाजपा पार्टी ऐसी है कि मराठी लोगों का सबसे ज्यादा प्रोग्रेस भाजपा के राज में हो रहा है। मुंबई में जो ग्रोथ हो रही है मराठी मानुस के लिए वो भाजपा कर रही है। जो आज बीडीडी चाल हो चाहे वो मतलब धारावी में मराठी लोगों को घर देने का काम हो भाजपा कर रही है। तो जो शिवसेना इतने साल 25 साल इन्होंने बीएमसी पे राज किया, तो गिरगांव से या दक्षिण मुंबई से मराठी मानुस क्यों निकल गया, ये इनको पहले जवाब देना चाहिए। और मेरा तो एक और मानना है कि अगर तुम लोगों ने मराठी की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बीएमसी के राज होते हुए आपने मराठी युवकों के लिए कितने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए, आपने कितने उद्योजक बनाए, मराठी कलाकारों को कितना सपोर्ट किया। तो देखिए, मराठी कोई ठाकरे परिवार की कोई जागीर नहीं है। भाजपा का मुंबई में जो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या बीएमसी चुनाव हो, भाजपा को अभूतपूर्व यश मिलते जा रहा है। तो भाजपा ये राष्ट्रीय पार्टी है और हम ये भाषावाद प्रांतवाद के राजनीति में नहीं आते। और देखिए, मनसे हो या शिवसेना उबाटा गट हो, इनकी मराठी भाषा का प्रेम क्या है कि पर प्रांतियों को मारना। तो ये कोई आपका प्रेम दर्शाता है कि मराठी भाषा इतना पुराना इतिहास है, इतने साहित्यकार हमारे यहाँ से हुए और इतने बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर राजनेता हुए, तो ये किस तरीके का कल्चर ये लोग लगाना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा एकदम क्लियर मानना है कि जो चुनाव में करारी हार इनको मिलते जा रही है, तो ये ठाकरे परिवार फिर 20 साल पहले तो अलग मतलब क्यों भाषा का है? विवाद अगर एक इनको मराठी बहाना का है, मुद्दा साथ था, आना ही लक्ष्य है, चुनाव ही लक्ष्य है। बीएमसी का चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में तो खाता भी नहीं मन से खोल पाई। तो अभी समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे बंटने से और ऐसे अलग रहने से तो जनाधार कम होगा, मराठी वोटर्स को ना बांटा जाए, इसीलिए ये साथ में आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इनको भी कोई वास्तव में वो नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई भाषा का विवाद हो या किसी का भी विवाद हो। देखिए मनीषा जी, मुझे इस वक्त दुष्यंत कुमार जी की एक कविता याद आती है कि तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है
और कमाल की बात है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। तो आज मराठी मानुस जो है वो पूरा भाजपा के साथ आया हुआ है। आप देखिए स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी वो उद्धव ठाकरे साहब ने छोड़ के कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार जी का दामन थामा। तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पूरे जो कट्टर शिव सैनिक थे वो अलग हो गए। और जैसा अभी राजेश भाई ने बताया कि जो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, एकनाथ शिंदे जी को बहुत अच्छा यश मिला है। तो बाला साहब की जो आइडियोलॉजी है वो सामने ले जाने का काम तो एकनाथ जी कर रहे हैं ना। तो इसलिए मराठी मानुस हो या चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, ये अभी उद्धव ठाकरे साहब के पास भी नहीं है। और देखिए मनसे ऐसा पक्ष है वो हर 3 महीने में अपना नया स्टैंड लेता है। आज देखिए अगर आइडियोलॉजी या कंसिस्टेंसी नहीं रही तो मनसे एक ऐसा उदाहरण हो गया है महाराष्ट्र या भारतीय राजनीति में कि एक उनकी 2009 में जो शुरुआत हुई थी, 13 उनके विधायक चुन के आए थे और आज उनका खाता नहीं खुल रहा है। तो एक कंसिस्टेंसी होती है, एक संगठन होता है, एक भाषा को मेहनत लेकर होती है, एक विरोध क्यों हो राजनीतिक रहा है विचार सर? होता है। सड़कों पर विरोध क्यों हो रहा है इसको लेकर? देखिए अभी रैली भी होगी और इसमें भी दोनों जो चेहरे हैं वो सामने आएंगे, दोनों भाई सामने आएंगे। भले 20 साल तक साथ ना आए हो लेकिन अब साथ में आएंगे। अब इनके लिए अच्छी बात ये हो गई है कि भले ही आपने विवाद खड़ा किया हो, उसके बाद आप बैकफुट पर आ गए हो, फैसला आपका हो, लेकिन अब चाल इनकी हो गई है, अब फायदा इन्हें मिलेगा। अब इसी बहाने कम से कम एक परिवार साथ तो आएगा एक मंच पर 20 साल बाद। देखिए मनीषा जी, लोकतंत्र में कोई साथ में आए कोई ये और अलग हो उसमें तो सबका अधिकार है। लेकिन आप देखिए मराठी मानुस का जो लेके मुद्दा ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आने वाले महापालिका चुनाव में देखिए कि इनको कितना फायदा होता है। क्योंकि देखिए आज वो जमाना नहीं रहा कि आप लोगों को कोई इमोशनल मुद्दा लेके भरकटाने की कोशिश करेंगे। आज जनता को सब पता है, ये पब्लिक सब जानती है। तो आज जो देवेंद्र जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार जो मराठी मानुस के लिए कर रही है, ये देखिए सिर्फ मुंबई पुणे में ये इनका आंदोलन चलता है। देवेंद्र जी नक्सलवादी जो इलाका था गढ़चिरौली, आप एक बार गढ़चिरौली की बात कीजिए, जो लास्ट जिला करके बताया जाता था उसमें भी डेवलपमेंट हो रही है। तो हमारा विचार व्यापक है, हम पूरे महाराष्ट्र का सोचते हैं और हम सब लोगों का सोचते हैं। सिर्फ मराठी मानुस का तो हमारा केंद्र बिंदु यही है, लेकिन हमारे जो 14 करोड़ राज्य के जो जनता है इसका ये सबका भला करना है। मैं समील बाकरे आऊंगी आपके पास। हमारे साथ अखिल चित्रे भी जुड़े हुए हैं। अखिल जी, ये विरोध करना और इस तरीके से रैली के माध्यम से भले ही मुद्दा उनका हो, फैसला उनका हो, उसके बाद वो पीछे हट गए हो, लेकिन अब फायदा देख रहे हैं आप। मतलब ये विपक्ष कह रहा है, ये बीजेपी कह रही है, आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं ये कि भाई आप लोगों के लिए तो बहाना है, आप लोगों का जो घटता हुआ और गिरता हुआ जनाधार है उसको ऊपर करना या उसको साधे रखना एक बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए बन चुकी है। विधानसभा चुनाव में आप लोग खाता तक नहीं खोल पाए हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। और आने वाले समय में होने वाले हैं बीएमसी के चुनाव। तो विवाद भाषा का नहीं है, यहाँ तो मकसद है अपने वोटर्स को साधना। अखिल जी, सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि आपके नेशनल व्यूअर्स को ये बात समझना जरूरी है और आपको भी, आप सवाल पूछ रहे हो तो आपको भी ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे कोई भी राजकीय मंसूबा या मंशा नहीं है। ये जो कुछ भी मुद्दा महाराष्ट्र में क्रिएट हुआ है इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार ने अचानक इस साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का दाखला देते हुए हिंदी भाषा ये तीसरी भाषा अनिवार्य करने का प्रयत्न उन्होंने यहाँ पर अनिवार्य यानी कंपलसरी करने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर की। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आप ठीक से पढ़ो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 4.12 इसमें कहीं भी ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी तीसरी भाषा लानी है वो 5th या 6th के बाद लानी है। तो ये पूरा मुद्दा ये भाषा से रिलेटेड नहीं है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में 3rd लैंग्वेज कंपलसरी करने के बारे में है। सबसे पहले मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, ये जो भी कुछ पूरे देश भर में महाराष्ट्र का उदाहरण देकर जो राजनीति की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। ऐसी कोई भी मंशा शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये पार्टी की नहीं है। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अभी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। मनीषा जी, हाँ समीर जी जवाब दीजिए। मनीषा जी, अखिल जी बोल रहे थे तो डॉक्टर माशेलकर के जो अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जब उद्धव साहब अपने मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, जो कैबिनेट में आया रिपोर्ट उसको एक्सेप्ट किया गया और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमेटी बनी और इनके उपनेता भी वो कमेटी के पार्ट थे। तो डॉक्टर माशेलकर साहब ने तो 1ली से 12वीं तक का हिंदी का कंपल्सन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने तो मराठी अनिवार्य रखी है, हिंदी अनिवार्य का कोई सवाल ही नहीं है। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ये लोग भारतीय कोई भी भाषा का विरोध करते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे कोई दूसरी भाषा हो।
हम लोगों का भारत भाषा से तिरस्कार नहीं है, मराठी का स्वाभिमान अभिमान है। लेकिन मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेजी से इनका क्यों इतना बड़ा प्यार है? अंग्रेजी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते ये। हम तो कहते हैं कि अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भी आनी चाहिए। और आज तक मनीषा जी जिसने जिसने ज्यादा भाषा सीखी है उसने लाइफ में ग्रोथ ही की है। तो ये क्या सिर्फ मुंबई पुणे में जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लोग हैं उनको आप 3 भाषा सिखाने के लिए कर रहे हैं? महाराष्ट्र के ग्रामीण बच्चा क्यों नहीं सीखना चाहिए 3 भाषा? तो ऐसा है कि जब उद्धव साहब भी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये कंपलसरी किया था। तो ये पूरी राजनीति है। और पहली से जो चौथी का था, इसमें पहली से तीसरी तक तो सिर्फ बोली थी, कोई लिखने वाला और पढ़ने वाला इशू नहीं था। चौथी से उनको सीखने वाला है। तो मेरा ऐसा कहना है कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी है ये अपने विचारों से भटक गई है। पहले हिंदुत्व से भटक गई थी, अभी मराठी के मुद्दे से भटक गई। ठीक है अखिल जी, जवाब दीजिएगा। लेकिन ये बीजेपी की तरफ से मैं आऊंगी राजेश भारती जी आपके पास भी इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन जरा काउंटर ले लेते हैं हम। अखिल जी आप अपना इस पर जवाब भी दीजिएगा जो समीर बाकरे जी कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब आप ये कह रहे हैं कि भाई मराठी को हटाना या फिर मराठी पर चोट करना ये तो कोई सवाल ही नहीं है ना सर। ये लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि भाई अगर हिंदी को थोपना तो कोई सवाल ही नहीं है, हिंदी को थोप तो कोई नहीं रहा है, हिंदी की अनिवार्यता भी नहीं। आप मराठी हैं, मराठा है, मराठी भाषा आप सीखिए, उसको पढ़ाइए, उसको पढ़िए, स्कूलों में भी पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन हिंदी तो एक वैकल्पिक भाषा के तौर पर इसमें शामिल की जा रही है, उसमें आप ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई हम पर थोपा जा रहा है, हम तो मराठी भाषा के लिए। इससे पहले भी विवाद हुए हैं, महाराष्ट्र इससे अछूता नहीं है। इस समय पर भाषा को लेकर विवाद करना, आज आप 21वीं सदी में हैं, आज आप इंटरनेशनली या ग्लोबली से बात करते हैं या उनके भी मुद्दे उठाते हैं। अब आप ये समझिए कि हिंदी को वैकल्पिक तौर पर अगर आप ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई थोपा जा रहा है तो ये गलत है। क्या है आपका ये जो पूरा नरेशन था ये पूरा कल्पोकल्पित था, ठीक है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये जो समीर जी ने भी कहा ये किसी भी तथ्य के आधार पे नहीं कहा है। आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ पीडीएफ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में तीसरी भाषा लाई जाए, फिर वो हिंदी हो या अन्य कोई भाषा हो। हाँ। ठीक है। और इन्होंने हिंदी थोपने की कोशिश ये 100% की है, क्योंकि उनका जो पहला जीआर था उसमें क्लियर कट अनिवार्य, हिंदी अनिवार्य ये शब्द थे। इसका मतलब कंपलसरी हिंदी था। उसके बाद महाराष्ट्र में जब विवाद हुए उसके बाद उन्होंने वो जीआर कैंसिल किया और उसके बाद एक नया जीआर निकाला जिसमें सिर्फ उन्होंने अनिवार्य शब्द हटा दिया, लेकिन बाकी सब जैसे थे था। इसीलिए महाराष्ट्र में जितने भी आप साहित्यिक देखोगे, जितने भी आप पोएट्स देखोगे, और गैर मराठी स्कूलों के लिए क्या था सर? गैर मराठी स्कूलों के लिए क्या था? आवाज उठाई। गैर मराठी स्कूलों के लिए क्या था फिर? किस गैर मराठी स्कूलों की बात कर रहे हो आप? हर स्कूलों के लिए एजुकेशन पॉलिसी लाना ये सरकार का काम होता है, क्योंकि अगर एक स्कूल में गलत हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप सब स्कूल में गलत करो। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कर रहे थे ना वो। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहां पर लिखा गया है ये? अगर कोई भी डॉक्टर माशेलकर का पैनलिस्ट तो मैं जो चाहिए वो हारने को तैयार हूं। ये सिर्फ उनकी कल्पोकल्पित कहानियां जो है ना वो चैनल पे बयान नहीं करे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट स्टैंडर्ड से हिंदी लाना ये कहाँ लिखा गया है, या तीसरा लैंग्वेज लाना ये कहाँ लिखा गया है? सबसे पहले ये वो बता दे। ठीक है राजेश भारती जी, ठीक है राजेश भारती जी का मैं रुक कर लेती हूँ। राजेश भारती जी कहिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, मुझे लगता है म्यूट किया हुआ है। बीजेपी की ओर से और शिवसेना की ओर से जो बोले थे मैं उनको सुन रहा हूँ। जी आप पहले ये तो बताइए कि क्या व्याकरण या भाषा के स्तर पे, वर्णमाला के स्तर पे या लिपि के स्तर पे अंतर कहाँ है मराठी में और हिंदी में? जब दोनों की लिपि देवनागरी है, दोनों का व्याकरण लगभग सेम है, दोनों का वर्णमाला लगभग सेम है, तो अंतर कहाँ है मराठी? सिर्फ बोलने के उच्चारण में। ये देखिए जो अंतर है ये उच्चारण के स्तर पे। तो पहले तो ये बात समझिए। दूसरा, राजनीतिक दलों के लिए ये भाषा का मुद्दा जो है सिर्फ कोई भी, देखिए कोई भी मुद्दा तभी बनता है जब इन्वायरमेंट में कुछ सिमर कर रहा हो। तो महाराष्ट्र के शिवसेना का जन्म ही हुआ था भाषा विवाद से। पहले वो कन्नड़ और मराठी के विवाद से शुरू हुआ, जो जिसको बाल ठाकरे ने लीड किया, और अंततः उसी विवाद से शिवसेना महाराष्ट्र की एक ऐसी पार्टी बन गई
कि जैसे लगा कि मुंबई शिवसेना के नियंत्रण में पूरी तरह जा चुका है, जो चाहेंगे शिवसेना के लीडरशिप वही होगा। तो ये स्थिति भाषा विवाद से ही शिवसेना को मिला, नंबर 1। नंबर 2 की वो वही जो है ना कि लेकिन काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, वो ऑलरेडी बाल ठाकरे चढ़ा चुके हैं। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में मनसे ने, क्योंकि जो कहिए कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवेज में या जो और सरकारी दफ्तरों में, हाँ, में जो क्लास 3 और 4 के लेवल पे, उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो आप कह सकते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। तो वैसे में वहां एक पहले से एक मामला चलता आ रहा है जिसको राज ठाकरे ने पहले भी उठाया है कि महाराष्ट्र की नौकरियां बाहरी लोगों पे जा रही है। तो महाराष्ट्र के लोगों को यह लगता है कि सरकारी नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। और सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन कोई रिजर्वेशन सिस्टम से तो चलेगा नहीं, स्टेट के रिजर्वेशन वो योग्यता पे आधारित होता है, मेरिट पे। जो बच्चा क्वालिफाई करेगा स्टूडेंट वो नौकरी पाएगा, और वो नौकरी पाने के बाद कहीं भी जाके जहां उसका एम्प्लॉयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट है वो जहां भेजेगा वहां जाके काम करना है। इसलिए शिवसेना के लिए ये सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने और राजनीतिक जमीन तलाशना नहीं, अब बेसिकली राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए ये सोची समझी गई। और कहिए कि इसे जो है सरकार के या त्रिभाषा फॉर्मूला ने एक अवसर दे दिया। जो होता है ना कि बिल्ली के भाग से भलाई जो कहावत है, तो वो जो है एक अवसर मिल गया बीजेपी के इस कदम से, सरकार के इस कदम से। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि बीजेपी जो है सिर्फ महाराष्ट्र में गलत नहीं कर रही थी, कि वो तो सारे राजनीतिक दल एक ही तरीके के हैं। सभी राजनीतिक दलों का एक ही है, अवसर की तलाश करना, और जैसे को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उचित जमीन मिले, हर राजनीतिक दल यही करता है। इसलिए शिवसेना भी ये कर रहा है। तो इस पे जो है बहुत ज्यादा गुस्सा करने की या इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है। अंततः जन विरोध जिसको करना है वो करता नहीं है, विरोध जनता को। ठीक है, ये जो हम करते हैं जनता सब जानती है, जनता सब नहीं जानती। वो गांधी जी का 3 बंदर बन गई है जनता। जनता को सब दिखता है लेकिन कुछ नहीं दिखता है, सब सुनती है जनता लेकिन कुछ नहीं सुनती है। उसे अपनी जाति, अपनी भाषा, अपनी क्षेत्र और बाकी बातें जनता को इतना प्रभावित, लेकिन जनता का इस्तेमाल तमाम सियासी दल जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने अवसर को ढूंढते हुए करते हैं। ठीक है, समीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए, अखिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजेश भारती जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।